ओके जी, गुड इवनिंग। तो अभी तो चलो यहाँ है ना, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का अभी तक है ना, ये जो 1 to 8 है इसके हमने थ्योरीज डिस्कस किए हैं एंड साथ में कुछ मतलब PYQ सॉल्व किए जो CUET में आए हैं। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, चलो भाई। तो ज्वाइंट मार्जिनल कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करना है। चलो पहले ज्वाइंट की बात करते हैं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं रैंडम वेक्टर से, ठीक है। तो ये है रैंडम वेक्टर। तो जस्ट रैंडम वेरिएबल का जो एक मतलब ऑर्डर पेयर ले लो या वेक्टर बना लो, है ना। तो लेट x and y बी रैंडम वेरिएबल्स, देन है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, या x1 y1 मान लो, x1 x2 ले लो, है ना। बी रैंडम वेरिएबल्स देन x, या इसको ऐसा लिख सकते हो, जस्ट x लिख सकते हो। x जो कि एक वेक्टर है कंटेनिंग x1 x2, दिस इज कॉल्ड अ रैंडम वेक्टर, है ना, ऑफ डायमेंशन टू डायमेंशन का, या रैंडम वेक्टर। तो 2 डायमेंशनल रैंडम वेक्टर या ऑर्डर पेयर है, इसलिए 2 है, 2 डायमेंशनल होगा। तो इसी में जो वर्ड आता है मेनली, जैसे मैं बात करूँ ज्वाइंट PMF का, है ना, तो ये वर्ड डिफाइन करते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि लेट ये जो x है जिसको हम बोल रहे हैं x1 x2 बी डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर, ठीक है। सो यहाँ होगा अ फंक्शन जिसको बोलो P x1 x2। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल X1 इज इक्वल टू स्मॉल x1 इंटरसेक्शन कैपिटल X2 इज इक्वल टू स्मॉल x2, यही है। फंक्शन दिस इज, जो फंक्शन है दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट PMF इफ एंड ओनली इफ, वही जो PMF का डेफिनेशन है वही यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो क्या होगा, जो P x1 x2 मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R स्क्वायर, एंड दूसरा कंडीशन है डबल समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2। अब ये समेशन है जस्ट, मान लो x1 माइनस इंटू प्लस इन्फिनिटी, x2 माइनस इंटू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। सो सिंपल है जी, जैसे 1 वेरिएबल का था वैसे ही 2 वेरिएबल का है, बस डबल समेशन बिकॉज ऑफ 2 वेरिएबल। तो ये ज्वाइंट PMF है। ऐसे ही आएगा ज्वाइंट PDF। तो इसका क्या डेफिनेशन होगा? तो मान लो लेट जो x है मेरे पास, जो ऐसा है x1 x2 बी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर, देन यहाँ होगा फंक्शन, तो अ फंक्शन f ऑफ x1 x2, है ना, इज ज्वाइंट PDF ऑफ x, मतलब x1 x2, ठीक है ना, x सेम कंडीशन होंगी इफ एंड ओनली इफ ये जो f ऑफ x1 x2 है मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल
x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर एंड डबल इंटीग्रेशन, है ना। तो यहाँ पे मैथ्स आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए अच्छे से, नहीं तो इसमें दिक्कत हो सकती है। दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। सो ये डेफिनेशन है आपका जॉइंट पीडीएफ का, कि कोई फंक्शन जिसको हम जॉइंट पीडीएफ बोलेंगे अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, है ना। सो दीज टू कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। ओके जी। सो जॉइंट पीएमएफ, बस यहाँ समेशन था, जॉइंट पीडीएफ में इंटीग्रेशन है। ओके अब आता है जॉइंट सीडीएफ। तो ये क्या होगा? तो अ फंक्शन capital F x1 x2 is joint CDF of random vector x1 x2 if and only if। तो इसका डेफिनेशन क्या है? सो इट इज डिफाइंड एज कि ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू x1 कॉमा, कॉमा का मतलब यहाँ पे है इंटरसेक्शन, ठीक है, जहाँ भी कॉमा लिख रहा हूँ, एंड x2 लेस देन इक्वल टू x2। तो ये इसका डेफिनेशन है, अगर ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी। तो ये जॉइंट सीडीएफ। ऐसे ही अगर आगे लिखे जॉइंट एमजीएफ, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, तो इसका क्या डेफिनेशन होगा, है ना। जॉइंट पीएमएफ, जॉइंट पीडीएफ, जॉइंट सीडीएफ, जॉइंट एमजीएफ। तो ऐसे कहता हूँ, इट इज डिफाइंड एज, तो इसका क्या नोटेशन होगा, एम T1 कॉमा T2, दो वेरिएबल होगा। सो दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर T1 x1 प्लस T2 x2, यही इसका डेफिनेशन है। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल मतलब डेफिनेशन जस्ट लिखा रहा हूँ। तो ये हो गया जॉइंट। अब जॉइंट से मार्जिनल कैसे आता है? तो मतलब मार्जिनल लाइक सिंगल रैंडम वेरिएबल का वो है। जैसे मैं बात करूं कि अब लिखें अगर हम मार्जिनल, है ना, पीएमएफ ऑफ x1 व्हेन जॉइंट पीएमएफ गिवन हो आपको, तो क्या करोगे? तो जैसे अगर मुझे जॉइंट पीएमएफ गिवन है तो इसका मतलब हो गया p ऑफ x1, इसका मतलब क्या है कि x1 इज इक्वल टू x1। और ये बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है कि जो जॉइंट पीएमएफ अभी मैंने लिखा था उसको आप समेशन कर दो x2 के रेस्पेक्ट में, है ना। तो जॉइंट पीएमएफ को x2 के रेस्पेक्ट में अगर आप समेशन कर दोगे तो x1 का आ जाएगा पीएमएफ, सेम है ना। ऐसे ही जैसे आता है मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x1, सिमिलरली x2 का आ जाएगा, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है। तो ये क्या होगा? तो अगर आपको जॉइंट दे रखा है, मान लो जॉइंट पीडीएफ गिवन है, तो x2 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे तो मार्जिनल, मतलब जॉइंट अगर गिवन है तो मार्जिनल कैसे निकलेगा ये बता रहा हूँ, है ना। ये है। फिर मार्जिनल सीडीएफ ऑफ x1, अगर मुझे ये चाहिए, अगर मुझे जॉइंट सीडीएफ गिवन है x1 x2 का, तो मुझे कैसे मिलेगा? तो मुझे x2 को क्या करना पड़ेगा, x2 को पुट करना पड़ेगा प्लस इन्फिनिटी, है ना जी, तभी ये मिलेगा। एंड अब आएगा मार्जिनल एमजीएफ, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ x1। तो ये है आपके पास T1, यहाँ x1 लिख सकते हो चाहो तो। सो नाउ ये कैसे आएगा? सो अगर मुझे जॉइंट एमजीएफ गिवन है तो मार्जिनल कैसे मिलेगा? जीरो रखने पे दूसरे वाले को जीरो कर देंगे, तो यहाँ पे T2 को जीरो रख देंगे, T1 एज इट इज़, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो बस ये बता रहे थे अगर मुझे जॉइंट गिवन है तो हाउ टू फाइंड मार्जिनल्स, मैंने x1 के लिए लिखा है, सिमिलरली x2 के लिए सेम तरीके से आ जाएगा। ओके जी, देख लो। तो जॉइंट पता होगा तो इस तरीके से आपको मार्जिनल मिल जाएगा।
नेक्स्ट है, अब आता है कंडीशनल, है ना, सही लिखा हुआ ना, ज्वाइंट मार्जिनल कंडीशनल। अब मैं अगर बात करूं कंडीशनल की, तो कंडीशनल पीएमएफ ऑफ x1 गिवन कैपिटल x2 स्मॉल x2, इसका नोटेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 गिवन x2 इज इक्वल टू x2। जैसे सिमिलर जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, तो ये तो आप जानते ही हो, तो क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x2 अपॉन x2 इज इक्वल टू x2, है ना, सिंपल है। तो ये तो हो गया आपका, तो यही ज्वाइंट, ये ज्वाइंट पीएमएफ है अपॉन मार्जिन ऑफ x2। अगर आपको चाहिए कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x1 गिवन x2, है ना, तो इसका जो नोटेशन है f ऑफ x1 गिवन x2, सो आएगा x1 गिवन x2, और ये भी ऐसे ही है कि ज्वाइंट पीडीएफ x1 x2 का और अपॉन में x2 का मार्जिनल से डिवाइड कर दो, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको फाइंड करना है कंडीशनल सीडीएफ, ये है। तो इसका नोटेशन जो है कि f ऑफ x1 गिवन x2, मान लो x1 गिवन x2, तो डेफिनेशन तो वही है जैसे होता है कि x1 लेस देन इक्वल टू x1, ये है ना। एंड दिस इज नॉट लाइक कि आप E इंटरसेक्शन F, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F जैसा नहीं है ये, यहाँ मतलब ये है कि अगर इसको मैं एक्सपैंड करके बताऊँ, तो दिस इज समथिंग लाइक कि आपको x1 गिवन x2 का पीडीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है, और उसको आप इंटीग्रेट करोगे, जैसे यहाँ पे है, तो x1 गिवन x2 के बजाय मैं यहाँ पे t गिवन x2 लिखता हूँ, dt, एंड t की लिमिट होगी -∞ से x1। तो ये क्या है, कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x1 गिवन x2। यही चीज़ अगर आप डिस्क्रीट होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू k given x2 is equal to x2 where k will take value -∞ to x1, यही ना, क्योंकि हमें तो x1 तक चाहिए। सो ये है कब, सो इफ ये जो x1 x2 है डिस्क्रीट है, और ये कब, जब x1 x2 कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। ओके जी, देख लो। तो ये तो डेफिनेशन है, मतलब जस्ट हाउ टू डिफाइन। सिमिलरली बाकी तो वैसे ही है। अगर आप कंडीशनल एमजीएफ की बात करेंगे, कंडीशनल एमजीएफ, है ना, गिवन x2, तो ये आपके पास आएगा, इसका नोटेशन क्या है, हालांकि ये t होगा जस्ट, है ना, सिर्फ t में आएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर t x1 गिवन x2, है ना। और यू नो हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेशन। फर्दर इसको अगर ब्रेक करूं, तो मैं फिर से वैसे ही ब्रेक करूंगा दो पार्ट में, कि अगर ये कॉन्टीन्यूअस है, सो इंटीग्रेशन e की पावर t x1 एंड f ऑफ x1 गिवन x2, x1 गिवन x2 dx1 -∞ से +∞, ठीक। और अगर डिस्क्रीट हुआ, तो e की पावर t x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 गिवन x2 इज इक्वल टू x2 वेयर x1 विल टेक वैल्यू -∞ टू +∞, ठीक है। तो इस तरीके से तो मतलब आपको कंडीशनल पीडीएफ चाहिए, यहाँ कंडीशनल पीएमएफ चाहिए, मल्टीप्लाई वही हो रहा है, हाँ। सो वेरिएबल तो x1 ही है, बस गिवन है x2। सो ये हो गया डेफिनेशन, कंडीशनल एमजीएफ, कंडीशनल सीडीएफ, कंडीशनल पीएमएफ, कंडीशनल पीडीएफ, ठीक है। तो अभी जस्ट मैं डिफाइन कर रहा हूँ, क्वेश्चंस करेंगे असाइनमेंट कल या आज अगर टाइम मिला तो।
ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने डिफाइन किया कि ज्वाइंट मार्जिनल कंडीशनल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन क्या है। अब ये वैसा ही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, जैसे वहां पे फॉर्मूला था तो यहाँ भी आपको पता होगा कि जैकोबियन वाला रूल है ना। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि मान लो कि लेट x1 x2 be a random vector with given joint PDF f of x1 comma x2, है ना, एंड लेट मान लो y1 इज सम g1 ऑफ x1 x2 and y2 is also some h of या g2 of मान लो g2 ऑफ x1 x2, इस तरह से है। तो अब आपसे क्या पूछा जाएगा, दे विल आस्क यू व्हाट इज द जॉइंट, है ना, एंड y1 y2 विल बी द 1 1 फंक्शन ऑफ x1 x2, 1 1 करस्पॉन्डेंस। ठीक है, ऑन सपोर्ट ऑफ x1 x2, देन तो आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द जॉइंट PDF ऑफ y1 y2। तो ये क्या आता है जी, f ऑफ y1 y2 ब्रैकेट में y1 कॉमा y2, तो ये आएगा मॉड ऑफ जैकोबियन f ऑफ x1 x2 x1 x2। जैकोबियन क्या होता है, सो वेयर व्हाट इज जैकोबियन, ये टू वेरिएबल है, तो वन वेरिएबल में dx अपॉन dy था, तो टू वेरिएबल में क्या होगा तो यहाँ से आएगा आपके पास डेल x1 अपॉन डेल y1, डेल x1 अपॉन डेल y2, डेल x2 अपॉन डेल y1, डेल x2 अपॉन डेल y2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये थ्योरम है जिसके थ्रू आप जॉइंट PDF निकाल सकते हो y1 y2 का, ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके थ्रू आप डिराइव कर पाओगे। आगे क्या है, प्रोडक्ट मोमेंट, हाउ डू यू डिफाइन। तो प्रोडक्ट मोमेंट इज लाइक, है ना, जो प्रोडक्ट मोमेंट का मतलब है, जैसे हमने rth मोमेंट लिखा था तो rth रॉ मोमेंट इसका मतलब हुआ ना, तो यहाँ प्रोडक्ट मोमेंट क्या होगा कि तो इसको जैसे मान लो यहाँ म्यू कुछ ऐसा लिख लो mn टाइप का, तो इसका मतलब हुआ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 की पावर m एंड x2 की पावर n, है ना, ये हम बात कर रहे हैं जब रैंडम वेक्टर मेरे पास x1 x2 है। सो लाइक इफ x1 x2 बी अ रैंडम वेक्टर, तो है ना प्रोडक्ट मोमेंट बात कर रहे हैं। सो म्यू एम एन, जैसे मैंने नोटेशन जस्ट लिखा है, ठीक है, म्यू एम एन या कुछ ऐसा नाम लिख लो एम समथिंग, तो ये जस्ट नोटेशन लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है। और अगर मुझे ज्वाइंट MGF दे रखा होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि मान लो ऐसा है MT1 कॉमा T2 बी जॉइंट MGF ऑफ x1 x2, ठीक है, देन आप अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे m टाइम डेल m, है ना, तो टोटल m प्लस n टाइम डिफ्रेंशिएशन होगा। सो m टाइम T1 के रेस्पेक्ट में, n टाइम T2 के रेस्पेक्ट में, ठीक,
ये आ जाएगा. So this will give you what? And here you will put t1 is equal to 0 and t2 is equal to 0 after differentiating. तो ये जो ज्वाइंट mgf है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे t1 के रेस्पेक्ट में m टाइम, t2 के रेस्पेक्ट में n टाइम. सो ये हमें देगा आंसर e ऑफ x1 की पावर m एंड x2 की पावर n. ठीक है, ये है. वैसे से वन वेरिएबल में हो रहा था, वैसे ही है. ठीक है. आगे क्या है? कोरिलेशन. हाउ डू डिफाइन को? अच्छा, इसमें सिंपल रिलेशन भी आ गया. तो कोरिलेशन, कोवेरिएंस है ना. सिंपल लीनियर रिग्रेशन पे आते हैं. तो पहले डिफाइन करते हैं कोवेरिएंस बिटवीन x1 एंड x2. तो इसका क्या मतलब है जी? ऐसे तो ये मीनिंग है, ठीक है ना. कोवेरिएंस का ऐसे तो ये फॉर्मूला, इसी को आप जब ओपन करते हो तो आपको क्या मिलता है? तो दिस यू ओपन एंड यू गेट x1 x2 माइनस ई x1 इंटू ई x2, है ना. तो ये है कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2. ठीक है. नाउ कोरिलेशन, है ना. कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स बिटवीन x1 एंड x2. तो इसको मान लो रो लिख दूं मैं, मान लो रो 1 2 जस्ट नाम दे दिया मैंने. ठीक है. तो इसका मतलब तो आप लोग जानते ही हो. सो दिस इज अ कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2 अपॉन सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2. और ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है ना. सिग्मा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन x1 का है. ठीक है. वेयर सिग्मा 1 स्क्वायर मतलब वेरिएंस ऑफ x1, और इसका मतलब है होल स्क्वायर. और इसको आप लिख सकते हो ये, इसी को ओपन करते हो ना तो ये आता है ये आ जाएगा. ठीक है. एंड सिग्मा 2 स्क्वायर जो होगा वेरिएंस ऑफ x2, तो e ऑफ x2 माइनस ई x2, ये डेफिनेशन है होल स्क्वायर. इसी को जब ओपन करते हैं सो e ऑफ x2 स्क्वायर माइनस ई ऑफ x2 का होल स्क्वायर. ठीक है जी. तो ये तो हो गया रिलेशन. अब जैसे ये बात कर रहा था अभी, उतना हाल मुझे लगता है यहाँ पे एस्टिमेट करना है, लेकिन जस्ट ये डिफाइन करना है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है. तो ये कैसे डिफाइन करते हो आप? लीनियर या रिग्रेशन मॉडल एक्स ऑन वाई, है ना. रिग्रेशन तो दो केस होता है. इसमें क्या होता है x1 ऑन x2 या, है ना. तो क्या डिफाइन करते हो? दो केस है ना यहाँ पे. एक तो होता है कि जब ये ऐसा एक्सपेक्ट x1 गिवन x2, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? तो ये अगर सिंपल तब होगा जब ऐसा आएगा अल्फा प्लस बीटा x2. तो इस मॉडल को हालांकि हम ऐसा लिखते हैं, तो इस मॉडल को जो हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? सो ये मॉडल जो होता है एक्चुअली यहाँ पे लिखते हैं x1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x2. आता है इससे ही है, प्लस वो एरर अलग बना सकते हो सिंपल रिग्रेशन x ऑन y, है ना. तो इसको क्या बोलते हैं? x1 ऑन x2. और दूसरा होता है x2, है ना, रिग्रेशन कर्व x2 ऑन x1. तो ये क्या आता है?
सो दिस रिप्रेजेंट्स एक्चुअली दिस वन, और ये आता है, ये कुछ वैसे जो भी आप अल्फा बीटा या ये भी लिख लो सेम ही। सो अल्फा प्लस बीटा x1 होगा। एक मिनट, मैंने क्या दोनों सेम ही लिख दिया? यहाँ x2, यहाँ x2 ना, यहाँ x1, ठीक है। तो ये आ जाएगा, या इसी को आप ऐसा कर्व लिख सकते हो। एक्चुअल मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब है x2 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा x1। सो ये कर रिग्रेशन कर्व है x2 ऑन x1, और ये रिग्रेशन कर्व है x1 ऑन x2, ठीक है। बाकी लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटेड ऑन दैट यू कैन फाइंड, है ना। सो वो अभी मुझे लगता है जरूरत है नहीं यहाँ पे कि लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट और ये सब निकालने का, मीनिंग यही है ना। सो ये होगा x1 ऑन x2 एंड x2 ऑन x1। तो ये मीनिंग है इसका, डेफिनेशन यहाँ से आता है। एंड देन अगर आप डिफाइन करोगे इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? सो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, तो इसमें ये सिंपल कि रैंडम वेरिएबल्स x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ कि जो CDF है x1 x2 का ज्वाइंट, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल CDF, ये हो जाएगा। ये आ जाएगा, ठीक है। तो वैसा आ जाएगा। ठीक है जी। नाउ बाकी वैसे ही, अगर कॉन्टिन्यूस है तो ज्वाइंट PDF इज प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल PDF, डिस्क्रीट है तो ज्वाइंट PMF प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल PMF, है ना, उससे आ जाएगा। एंड देन तो इससे बाकी वही है कि ज्वाइंट MGF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल MGF, तो इवन ओनली इफ रिलेशन है। तो ऐसे ही बाकी रिलेशंस भी लिखे जा सकते हैं इन सेंस ऑफ, है ना, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस के लिए। अब यहाँ पे कुछ है कि लाइक लिमिट थ्योरम्स, ये जो है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है, दो ही पूछा है, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर नहीं है यहाँ पे, है ना। सो क्या होता है जी, व्हाट इज पहला तो ये है कि तो अगर हम ये पहले डिफाइन करें, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, है ना। तो इसमें ये होता है कि हम लिखते हैं xn जो कि सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है, कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x इफ एंड ओनली इफ। तो xn सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है, अगर n को 1 रखोगे x1 हो गया, 2 3 4 5, तो xn इज अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, x इज अ फिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। सो xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड xn माइनस x लेस देन एप्सिलॉन इज 1, ठीक है। तो या तो ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे, फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, ये डेफिनेशन है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का, ठीक है जी, देख लो। तो जो थ्योरम है जिसका नाम है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, है ना, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, एंड दैट सेज, ये कहता है कि लेट x1 x2 डॉट डॉट डॉट, है ना, xn एंड सो ऑन, ऐसा चल रहा है, दे आर IID रैंडम वेरिएबल्स। देन जो सैंपल मीन है, सैंपल मीन आप जानते हो x बार, दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू वेरिएबल्स विथ मीन म्यू, ठीक है। देन दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये है सिंपल स्टेटमेंट वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का। दैट इज, ये कहना चाह रहा है कि जो सैंपल मीन है, एवरेज है, दैट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू पॉपुलेशन मीन, ठीक है। फर्दर कैन बी एक्सटेंडेड, यहाँ तुम एक्सटेंड, यहाँ पावर r होगा तो यहाँ भी
मतलब आर नहीं, इन द सेंस वहाँ पे ई ऑफ एक्स की पावर आर हो जाएगा। जैसे मैं इसको लिखता तो ये है ई एक्स, एक्स पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी में पावर जो लगाओगे तो यहाँ पावर ऐड हो जाएगा ना, यहाँ पावर जो लगाएंगे वो यहाँ पावर आ जाएगा, इस तरह से। तो ये कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। फिर इसमें बोल रहा था आपको, है ना, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या है? वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है कि जो सैम्पल मीन है कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू पॉपुलेशन मीन, ठीक है, फॉर द आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है? आईआईडी विथ फाइनाइट वेरिएंस, है ना। तो यहाँ पे जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है उसके पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हमें डिफाइन करना है कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। सो एक्स एन इज अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल दैट कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स इफ एंड ओनली इफ, यहाँ आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी CDF ऑफ एक्स एन एट x इज इक्वल टू CDF ऑफ x एट x, है ना, at all points where this is continuous, ठीक है, ये है। अब इसी बेस पे बनता है थ्योरम जिसका नाम है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, है ना। ये क्या कहता है? सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है कि जो है x1 x2 डॉट 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 दे आर आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स with finite mean mu and finite variance sigma square, then, तो ये जो स्टेटमेंट ये कहता है कि x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट n, है ना, दिस कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, है ना, कन्वर्ज दिस में z, है ना, वेयर जो z है वो है नॉर्मल 0 1। सो ये जो रैंडम वेरिएबल है दिस विल कन्वर्ज टू स्टैंडर्ड नॉर्मल इन डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे ये सैंपल किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से आया हो, है ना। तो सैंपल किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से लेंगे सो दिस क्वांटिटी अल्टीमेटली विल बिकम स्टैंडर्ड नॉर्मल, ठीक है। ये ऐसा ही बोलते हैं कि एक्स बार इज एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल, है ना, विथ मीन म्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई दिस। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि एक्स बार हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल, या मैं ऐसा बोलूँ कि एक्स बार कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर बाई एन एज एन टेंस टू, यहाँ भी लिख सकते हो जैसे लोग लिखते हैं बुक में, देखोगे एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ भी देखो बुक में लिखा होगा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। बात वही है ना, हमने लिख दिया तो डेफिनेशन में तो वही चीज़ है, ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट है। तो एक्स बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये होता है जब एन बहुत लार्ज है तब। तो ये हो गया आपका थ्योरी खत्म, है ना, इतना थ्योरी हमने बताया। अब रहता है क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस बताओ। देखो सीयूईटी का पेपर देखो, असाइनमेंट तो आई थिंक अभी तक आया नहीं, मैं पूछता हूँ तो।
हाँ जी, देखो पी वाई क्यू देखो, जो भी क्वेश्चन इस पे बेस्ड है बताओ, सॉल्व कर पाओ। कल तो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो इसका जॉइंट का था, तो अगर ईयर वाइज पी वाई क्यू में अभी देख लो, क्योंकि टॉपिक वाइज आया नहीं है। सो ईयर वाइज में चेक करो, उसमें जो भी इस क्वेश्चन पे है ट्राई करके देखो, नहीं तो फिर पूछो, है ना, ग्रुप में भेजो जो भी क्वेश्चन तुम्हें मिलता है। ईयर वाइज खोलो, 2024, 23, 22, 21 इन सब के पेपर्स, और इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो अभी मैंने बस डेफिनेशंस और थ्योरम के स्टेटमेंट बताए हैं, अभी कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे मैं ओपन करता हूँ यहाँ ना कुछ क्वेश्चंस, देखो। ठीक है ना, तो कल ये टॉपिक देखेंगे, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। किस ईयर का, अच्छा ये तो नोट्स असाइनमेंट नहीं है इसमें, एक मिनट। तो
अच्छा इधर आ गया ना। देखो जैसे ये है तो बस अभी क्वेश्चन जो हमने टॉपिक देखे हैं उसके कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, तो उससे वो हो जाएगा, बाकी अगले क्लास में और देखेंगे। है ना, तो ये सब तो कल सॉल्व कर रहे थे हम। अनबायस्ड एस्टिमेटर। सर नेक्स्ट चैप्टर करवा दूँ? नेक्स्ट करवा दें? हाँ अच्छा सर। ठीक है। असाइनमेंट है इसमें ना? ढूंढने में कितना टाइम चला जाएगा? हाँ ये तो है, सही बात है। इससे बेटर असाइनमेंट में लगता है कल तक आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन ये हाँ देख लो, सर। तो अभी के लिए मान लो ये क्वेश्चन है और आपसे क्या पूछा गया है कि आहा, तो ठीक है ना, तो ये आपसे पूछा जा रहा है 2024 में ही है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निकालो जरा इसका आंसर निकालो, देखो जिनको समझ आ रहा है। सो ये बता रखा है कि x1 x2 का ज्वाइंट पीडीएफ ये है और x2 का वेरिएंस निकालना है। तो पहले क्या करो, x2 का मार्जिनल पीडीएफ निकालो। तो ये ज्वाइंट है, तो पहले मार्जिनल पीडीएफ निकालो x2 का, एंड देन तो ये जो आपके पास है दिस इज ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ x1 x2, है ना, ये है। इसका ज्वाइंट पीडीएफ दे रखा है, तो हमें पहले मार्जिनल पीडीएफ चाहिए होगा। सो हमें चाहिए मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x2, है ना, जिसको हम लिखते हैं, और ये क्या आपके पास 8x1 x2 हमें इंटीग्रेट करना होगा x1 के क्योंकि x2 का चाहिए मुझे, तो x1 के रेस्पेक्ट में। और यहाँ ध्यान दो ज्वाइंट है, तो x1 की लिमिट कितनी है, 0 से x2, तो यहाँ 0 से x2 में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ज्वाइंट यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा। अब इसको तो x2 तो 8x2 बाहर कर लो, बचा x1 dx1 0 से x2, तो कितना आ जाएगा 8x2, इसको इंटीग्रेट करोगे तो x1 स्क्वायर बाई 2 यही हो जाएगा 0 से x2, तो यहाँ से आपके पास आएगा 8x2, है ना। अपर लिमिट ये 100 कैंसिल भी कर सकते हो 4 टाइम, तो यहाँ फिर 4 आ जाएगा, एंड 4x2 क्यूब। तो x2 स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास आ गया 4x2 क्यूब, ठीक है। तो फाइनली जो आपका मार्जिनल मिला, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x2, है ना, तो ये तो यहाँ से आ जाएगा 4x2 क्यूब, यही ना, कितनी वैल्यू आ जाएगी 0 से 1, यही आएगी। अब निकालो यहाँ से क्या आएगा, तो पहले तो ई ऑफ x2 फाइंड करो। अगर तुम कंपेयर, देखो जिन लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया है तो डायरेक्टली काम हो जाएगा। अगर तुम ये देख के पहचान पाओ, क्या कोई बता पाएगा x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देखो एक तो होता है कि तुम EX2 निकालोगे, EX2 स्क्वायर निकालोगे, फिर वेरिएंस x2 आएगा। एक है तुम अगर ये पहचान लो कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जितने लिखाए थे उनमें से कौन सा है ये, तो क्या आएगा, ये बीटा है विथ पैरामीटर, है ना, पावर 3 है, तो 4,1, ठीक है। तुम अगर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का तुम्हें पीडीएफ याद हो तो उसमें देखो अल्फा की जगह 4 रखो, बीटा की जगह 1 रखो, यही आएगा। तो एक तरीका ये होता है कि तुम पहचान लो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर ये पहचान लिया डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। सो वेरिएंस ऑफ x2 का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में जी, अल्फा इंटू बीटा, चेक करो फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, सो 4 + 1 5 होल स्क्वायर 25 इंटू अल्फा प्लस बीटा -1, सो 4 + 1 5 -1 4, सो 4 4 कट जाएगा, सो 1/25 पर चेक कर लो। ठीक है जी, तो 1/25 हो जाएगा। देख ये भी तरीका है, तो यहाँ से आंसर है ना फोर्थ वाला आ जाएगा 1/25।
तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो वही है कि तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये रिग्रेशन मॉडल पे है, लेकिन इसको एस्टिमेशन में देखेंगे, है ना। इसमें पूछ रहा है कि कोवेरिएंस बता, डायरेक्ट थ्योरम है हालांकि ये, तो उससे आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन भी ज्वाइंट का है जो अभी हम पढ़ रहे थे, तो ये ज़रा निकालो, देखो क्या आएगा। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसका आंसर बताओ, अभी देख रहे थे ना हम लोग कोवेरिएंस। तो ये सब सीयूईटी के क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं एग्जाम में, तो इसको निकालो और बताओ क्या आएगा। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या आना चाहिए। निकाल पाओगे जी। तो इसमें क्या है, सिंपल है ये। तो ये फॉर्मूला है ई ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस ई एक्स ई वाई। तो उसके लिए मार्जिनल निकाल लो। तो अगर ई एक्स निकालोगे, मतलब जॉइंट तो वैसे ही आ जाएगा ना। अगर ई ऑफ एक्स इंटू वाई चाहिए तो डबल इंटीग्रेशन एक्स इंटू वाई ज्वाइंट पीडीएफ एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। यहाँ एक्स वाई दोनों 0 से 1 में है, सो एक्स वाई दोनों 0 से 1 में है, इंटीग्रेट कर लो। तो 0 से 1 इसको मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ये आ जाएगा। सो इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे, सो एक्स क्यूब वाई अपॉन 3, एक्स के पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ से आ जाएगा आपके पास डी वाई 0 to 1 0 to 1। तो एक मिनट, सॉरी, ये तो हमें अब एक हो गया ना, तो इसको तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, हमने इंटीग्रेट कर दिया ना एक्स के रेस्पेक्ट में। सो 0 to 1, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करो, पुट कर लो। तो 0 to 1 जहाँ जहाँ एक्स अपर लिमिट रखो, सो y/3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। एंड 0 पे तो 0 ही आ जाएगा, डी वाई। तो इससे आप इसको और इंटीग्रेट करो, तो इसको इंटीग्रेट करोगे वाई स्क्वायर बाई 2, तो 1/6 आएगा, फिर y की पावर 3/6, तो ये फाइनली 1/3 आ जाएगा। चेक कर लो भाई। तो ये ई एक्स वाई आ गया। नाउ ई एक्स ई वाई निकालो, यहाँ क्या आएगा। तो देखो, वैसे तुम्हें सिमिलर इंटीग्रेशन ई एक्स ई वाई के लिए भी कर सकते हो, मार्जिन निकालने की ऐसे कोई खास ज़रूरत है नहीं। अगर तुम चाहो कि ई एक्स इसी तरीके से निकालना चाहो तब भी निकल आएगा, डबल इंटीग्रेशन एक्स इंटू ज्वाइंट पी डी एफ डी एक्स डी वाई 0 to 1 0 to 1। ई ऑफ वाई भी तुम ऐसे बिना मार्जिन निकाले भी ऐसे कर सकते हो, बात बराबर ही है। 0 to 1 0 to 1, इसको इंटीग्रेट कर लो, क्या आता है, ठीक है जी। सो यू फाइंड दिस इंटीग्रेशन एंड देन वैल्यू निकाल लो, जैसे हमने वो निकाले हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व करो, वैल्यू निकालो और फिर यहाँ से पुट कर दो, तो कोवेरिएंस आ जाएगा। सो इसका सॉल्व करके आंसर बताओ और कोवेरिएंस का आंसर बताओ क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है, पहले इनका आंसर निकालो, वो तो 1/3 निकाल दिया मैंने। सिमिलर जैसे मैंने ये सॉल्व किया वैसे ही तुम लोग सॉल्व करके बताओ ये क्या आएगा, है ना। पहला वाला इंटीग्रल क्या आएगा, ई एक्स क्या आएगा, ई वाई क्या आएगा, सॉल्व करके बताओ। सर 1/2 आ रहा है पहले वाला तो। कितना आया। 1/2। कौन, ई एक्स जी सर। ई वाई।
7/12। तो फाइनल आंसर क्या आया? तो यहाँ से आप कह रहे हो कि ये आएगा 1/2 और ये 7/12 ऐसा आ रहा है। तो जी सर। आंसर क्या आना चाहिए? तो इसका आया था 1/3 माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 7/24। तो 8 माइनस 7, तो ये 1/24 आ जाना चाहिए। देख लीजिए जी, तो इस तरह सॉल्व कर लोगे ना। देखो तो यहाँ से, लेकिन तुम्हारा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई इसमें, तो कुछ तो गलती है। देख करो कहाँ गलती है, कोई ऑप्शन तो आने चाहिए। तो यहाँ अगर मैं सॉल्व करूँ तो होगा क्या कि एक इंटीग्रेशन जब सॉल्व करोगे x²/2 हो जाएगा, है ना। x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ 3, सो 1/3। यहाँ xy का तो x²/2, तो ये y/2 आएगा। अब इसको फिर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे 0 से 1 में, तो ये y हो जाएगा, तो ये 1/3 रहेगा, ये y²/2 1/4। देखो भाई ये तो 7/12 पहला वाला आ रहा है, तुम्हारा दूसरा कैसे आया? अच्छा, आई थिंक इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों 7/12 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक टाइप का नहीं हो गया। हाँ, तो दोनों 7/12 ही आएगा, ठीक है भाई, चेक कर तुम। यस सर, दोनों 7/12 आ रहा है। ठीक है ना, दोनों 7/12 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास EX EY जो है 49/144 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अब एलसीएम ले लेंगे आप लोग, तो 144 एलसीएम ले लो, ठीक है। तो कितना हो गया ये 48, 48 होगा, 48 माइनस 49, तो मतलब -1/144, चेक करो, है ना। तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से -1/144 डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है भाई, तो कैलकुलेशन ठीक से करो, हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है ना, यही सब आते हैं, आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये तो आपका टेस्टिंग का है, एंड ये भी तुम्हारा ज्वाइंट ही है, देखो। तो यहाँ पूछ रहा है तुमसे, जो भी थ्योरीज मैंने अभी कराए उसी बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। अब तुम्हें यहाँ क्या पूछ रहा है जी, कि बताओ ज्वाइंट एमजीएफ क्या आएगा, यू फाइंड द ज्वाइंट एमजीएफ। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में ज्वाइंट एमजीएफ निकालो, सॉल्व करो, क्योंकि सॉल्व करोगे तभी तो एग्जाम में सॉल्व होगा, यहाँ नहीं होगा तो एग्जाम में भी नहीं होगा। ये है, घर पे नहीं कर पाओगे सर जी। सर जो बाकी ये जो टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में अभी आपने कवर नहीं किया सीयूटी में, उनका टॉपिक बस पीओक्यू कब तक मिलेगा? 2-3 दिन में मिल जाना चाहिए, 2 दिन के अंदर, उसको बोला हूँ मैं, क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम चल रहा है, जो बनाता है ना वो भी, उसका भी अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसलिए बना नहीं पा रहा है वो। 2-3 दिन में आ जाएगा, ठीक है ना। जब तक पीवाई को बैठ के सॉल्व करो ना, ईयर वाइज कर लो, फिर आसान, जब यूनिट वाइज आ जाएगा यूनिट वाइज कर लेना, पहले ईयर वाइज बैठ के कर लो। बताओ भाई, सॉल्व करके आंसर बताओ, निकाल पाओगे? क्या करना होता है, ज्वाइंट क्या पूछा है, ज्वाइंट एमजीएफ पूछा है। तो ज्वाइंट एमजीएफ का डेफिनेशन अभी लिखा था मैंने, MT1T2, और इसका जो डेफिनेशन है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻t1x1 प्लस t2x2, और ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है,
तो ये होगा e की पावर t1, अच्छा एक्स वाई में है तो एक्स वाई में तो एक्स वाई कर लो, है ना। तो यहाँ चाहो तो सिर्फ x कर लो और यहाँ y कर लो, ठीक। तो कहने का मतलब है कि यहाँ x लिखो और यहाँ y लिखो, तो आपके पास आ जाएगा t1x t2y, ठीक है। तो t1x और प्लस t2y, और यहाँ से जॉइंट पीडीएफ क्या है, e की पावर माइनस वाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा dx dy या dy dx, जो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अगर dy dx लिखोगे तो y की लिमिट होगी x से इन्फिनिटी और x की लिमिट होगी 0 से इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ इनमें से कौन सा आंसर आएगा। इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, सॉल्व करो। आया जी आंसर किसी का? तो इंटीग्रेट करो और आंसर निकालो, क्योंकि यही सब एग्जाम में भी करना होगा, क्योंकि ये सब करना ही पड़ेगा ना एग्जाम में, ऐसा तो है नहीं कि बिना सॉल्व किए, समहाउ तो करना ही पड़ेगा।
हो जाएगा भाई आज? किसी का आंसर आया कि नहीं अभी भी? अलग अलग इंटीग्रेट कर लो पहले, एक के रेस्पेक्ट में, एक वेरिएबल में रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो ना। तो यहाँ पे क्या है, पहले मैंने y लिख रखा है ना, तो x वाले को बाहर कर लो, तो e की पावर t1x को बाहर कर लो, एंड x सो इन्फिनिटी, y बराबर क्या है, तो e की पावर t2 माइनस 1 इंटू वाई हो जाएगा dy। फिर इसको सॉल्व करने के बाद dx लगाओ, तो यहाँ से क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर t1x, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो e की पावर t2 माइनस 1 इंटू वाई अपॉन t2 माइनस 1, और ये हो जाएगा x से इन्फिनिटी, जो बचेगा वो dx। तो यहाँ से आ जाएगा ठीक है। तो जब इसको इन्फिनिटी रखोगे 0 हो जाएगा, और x रखेंगे तो माइनस में e की पावर t2 माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन t2 माइनस 1 dx। अब इसको सिंप्लीफाई करो, अच्छा बचा क्या है, t2 माइनस 1 है ना। 0 क्यों कर दिया मैंने, तो हमने अज्यूम किया t2 माइनस 1 इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से अज्यूम किया t2 माइनस 1 इज़ नेगेटिव, तो t2 इज़ लेस देन 1, ये हमने अज्यूम किया है। तो मतलब इस पार्ट के लिए एग्जिस्ट करेगी इंटीग्रल, तो ये आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो इसको बाहर निकाल दो, माइनस और ये बाहर हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस t2 बाहर हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। अब माइनस बाहर हो चुका है, ये बाहर हो चुका है, बचा है e की पावर t1 प्लस t2 माइनस 1 इंटू एक्स dx। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये फाइनली जो तुम्हारा आने वाला है यही आएगा। तो 1 अपॉन 1 माइनस t2, और इसको सॉल्व कर लो, आएगा 1 माइनस t1 माइनस t2, ठीक है। ये आ जाएगा, देख लो इंटीग्रेट करने के बाद। तो यहाँ से आंसर क्या आया, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट है इस तरह से, ओके। तो इस तरह से अभी असाइनमेंट आ जाएगा तो सॉल्व कर लेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, आगे थ्योरी करा देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसकी थ्योरी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, तो इसको आज कंप्लीट करते हैं फिर, है ना। तो इसमें बस जो भी मतलब ब्रीफली मैं कंप्लीट कर देता हूँ, फिर हम असाइनमेंट हमारा कल परसों आ जाएगा, तो उसको फिर हम 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे, जो भी टॉपिक्स का आएगा।